नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। कहा जाता है कि वक्त का पहिया घूमता है तो बड़े बड़े सूरमाओं के तेवर भी ढीले पड़ जाते हैं। कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नक्शे को दुनिया से मिटाने की धमकी देते थे, आज वही ट्रंप ईरान के सामने कूटनीति का कखहरा बढ़ रहे हैं। कहते हैं अरबों डॉलर फूकने और खाड़ी में पसीना बहाने के बाद ही असली अकल आती है। आपको वो दिन याद होगा जब ट्रंप सीना ठोक करके कहा करते थे कि ईरान का वजूद खत्म कर देंगे, उसे पाषाण युग में भेज देंगे। लेकिन आज जरा हाल देखिए। अब ट्रंप साहब ईरान की ताकत का लोहा मान रहे हैं और हद तब हो गई जब उन्होंने ईरान और IRGC की तारीफों के पुल बांधने अचानक से शुरू कर दिए हैं। ट्रंप के तेवर कैसे नरम पड़ गए हैं, सबसे पहले आपको वो बता देती हूं। तो ईरान पर यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर नरम पड़े क्योंकि ईरान से जुड़े आतंकवाद विरोधी प्रतिबंधों में एक बड़ी राहत उनको देनी पड़ी। इराक की फ्लाई बगदाद एयरलाइन से तमाम बैन हटा दिए गए। 2 विमानों से आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध तक हटा दिए गए। यूएस ने जनवरी 2024 में आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध लगाए थे, जिन्हें अब उन्हें हटाना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप अब चाहते हैं कि बस कैसे भी करके मुस्तफा साहब आए और अमेरिका के साथ एक डील साइन कर ले। इसे कहते हैं राजनीति, पलटी मार, और पलटी भी ऐसी कि पटरी ही बदल दे। ट्रंप डील के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, सबसे पहले आप वो देखिए, उसके बाद आगे की कहानी। I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're going to we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II. And they called me and they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. You know what? The fake news knows they did say that, but we are talking, let's see what happens. But they respect us. They respect us. It's been 47 years, but really it's been 50 years because they've been saying 47 for 3 years. It's been 50 years. And no other president has done what you should have done a long time ago, because Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. ईरान ने अमेरिका के इस मीठे मीठे प्रपोजल पर पानी फेर दिया है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि खून के बदले खून और बातचीत का झुंझुना अब बिल्कुल नहीं बजने वाला है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अगला हमला हुआ तो खाड़ी के समंदर में सिर्फ पानी नहीं, विरोधियों के खून को भी मिलाकर के बहाया जाएगा। यानी ट्रंप चाहे जितनी गोटियां बिछा ले, ईरान अपने पुराने जख्म और हिसाब चुकाने के मूड में है। ईरान ने अमेरिका को क्या चेतावनी दी है, चलिए आपको वो भी बता देती हूं। ईरान के अमेरिकी सहयोगी खाड़ी देशों को सीधे चेतावनी है कि यूएस ने हमला किया तो खाड़ी देश जवाब का मैदान बन जाएगा। ईरान ने ऊर्जा ठिकानों और अमेरिकी संपत्तियों पर हमले की धमकियां भी दी है और कराची की सऊदी, कतर और तुर्की से ट्रंप पर दबाव की अपील। दूसरी तरफ जंग नहीं, कूटनीति का रास्ता अपनाया अमेरिका, ये ईरान ने कहा जरूर है, लेकिन वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ईरान जवाबी कार्रवाई को तैयार है, बातचीत उसके लिए भी पहली प्राथमिकता है, लेकिन वो सरेंडर कर दे ये नहीं होने वाला। तो लबोलुआब ये है कि धमकियों के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और ट्रंप साहब डील की माला जप रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान है जो कि तलवार पर धार रख रहा है। खेल दिलचस्प है क्योंकि इस बार स्क्रिप्ट अमेरिका नहीं बल्कि तेहरान लिख रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप बड़े नरम, ईरान में माहौल अब भी गर्म। बैकफुट पर ट्रंप, IRGC से जुड़े एयरलाइन से हटा बैन। ट्रंप की डील वाली चाहत, सामने मिसाइलों की आफत। ट्रंप
गिड़गिड़ाए, जंग में अरबों बर्बाद कर घुटनों पर आए। ईरान बना सिकंदर, अमेरिकी सेना पर मौत का बवंडर। धमकी बरकरार, लेकिन ईरान के सामने ट्रंप हुए लाचार। अब खबरों की तरफ आगे बढ़ूं, लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि क्या ईरान के बाहर से परेशान ट्रंप आईआरजीसी पर नरम रुख अपना करके मुस्तफा को समझौते के लिए मनाने का प्रयास कर रहे हैं? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल राजन कोचर, रक्षा विशेषज्ञ हैं, विंग कमांडर आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ हैं, भरत भरई जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर मनोज कुमार ईरान मामलों के जानकार है। तो प्रोफेसर मनोज कुमार, क्या हुआ अमेरिका को? अमेरिका क्यों चाहता है कि आप उससे जाकर के बातचीत कर ले और इस मसले को किसी तरीके से सुलझा लें? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ईरान ने अपने बैटल फील्ड खुद तैयार किया। अगर आप फर्स्ट फेज के संघर्ष को, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को देख लीजिए, तो वहां पे अमेरिका और इजरायल बढ़त बना के रखे थे, लेकिन सेकेंड राउंड में जिस तरीके से ईरान ने अपना खुद बैटल फील्ड चुना और वहां पे यूएस को और विशेष करके आर्मी, यूएस की जो आर्मी उसको इन्वाइट किए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आके सेंट्रलाइज कर दिया। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से यूएस आर्मी डे बाय डे एक्सपोज होते जा रही है, वो कहीं न कहीं अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है, उनकी जो रणनीति है, उसको एक तरीके से ईरान के सामने विफल होते हुए दिख रहा है और कहीं से सफल होते हुए नहीं दिख रहे। और आप देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से ट्रंप का जो स्टेटमेंट आ रहा है, जिस तरीके से वो डील करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आखिर फाइनली वो एट द एंड ऑफ डे उन्हें मिला क्या? क्योंकि उनका जो सबसे पहला मोटिव क्या था, रिजीम चेंज करने का मोटिव था और शायद इसीलिए वो आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि अली खamenei को ये चीज पता थी। वो 86 वर्ष की उनकी अवस्था हो चुकी थी। उन्होंने लगभग 37 साल तक एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल जो अपने आप को तैयार किया और उन्होंने शहादत जो दिया, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंटेल उन्हें भी था और शायद उसी के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा ईरान यूनाइट हो गया। तो मुझे जो दिख रहा है, मुझे लगता है कि अली खamenei की जो शहादत हुई, वहां से ये जो रिजीम चेंज की जो बात हो रही थी, और इसको अली खamenei बिल्कुल जानते थे कि अमेरिका हम पे अटैक करेगा और शायद उन्होंने उसको अपने रडार पे अपने आप को स्थापित किया। उन्हें पता था कि अमेरिका, इजरायल हमें छोड़ने वाले नहीं है और शायद उसी दिन के बाद से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में जो एक रिजीम चेंज करने की जो बात हो रही थी। तो जो मेरा पहला पॉइंट है कि ये बिल्कुल ईरान ने सोची समझी रणनीति के तहत अमेरिका को अपने बैटल ग्राउंड पे उतारा फील्ड पे, और आज वहां पे कहीं ना कहीं अमेरिकन आर्मी विफल होते हुए दिख रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, क्योंकि वो चारों तरफ से आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि वहां पे कुछ हो नहीं पा रहा है अमेरिका के द्वारा। हाँ। और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिटोरिएट हो रही है। तो अभी तक की जो स्थिति है उसमें मैं बिल्कुल ये देख रहा हूं कि अमेरिका एक तरीके से जो उसका जो पोजीशनिंग था, ये भी तो है कि अमेरिका अपने एक बयान पर कभी टिक करके रहता कहाँ है। आज वो जरूर कह रहा है, तारीफे को पुल बांध रहा है, कल हो सकता है कि फिर से वार पलटवार शुरू करके ये कह दे कि हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है भरत भरई जी। अब अमेरिका को अचानक से बातचीत के प्रयास और बढ़ाने चाहिए, ये क्यों सूझ रहा है? क्योंकि बातचीत तो हो गई थी। आपने पहले फ्रांस में एक मंच पर G7 पर हस्ताक्षर कर लिए, फिर आप तुर्कियों गए, फिर आपने नेटो में जाकर के फिर से वही उठा करके हस्ताक्षर भरे पन्नों को मटिया मेट कर दिया। फिर बातचीत करनी है। दुनिया को गोल गोल क्यों घुमाना है अमेरिका को? मीनाक्षी जी, मैं दूसरी तरफ से देख रहा हूँ। देखो, जो 14 पॉइंट का MOU साइन हुआ था जी, और 3 दिन तक जहाज वहां से गुजर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो वहां से 3 जहाजों पर, एक साइप्रस का था, मेरे ख्याल से एक सऊदी अरेबिया का था और एक कतर का था, उसके पर किसने हमला किया? IRGC ने। तो अगर जो MOU साइन किया था उसका पालन करना था, तो ईरान ने क्यों अटैक करना शुरू कर दिया? फिर अमेरिका जवाबी कार्रवाई तो करेगा। फिर आप बोलते हैं कि नहीं अमेरिका ने उल्लंघन किया। अब सच बात बताओ कि कहाँ से उल्लंघन हुआ। दूसरा, कोई भी लोकतांत्रिक देश है, हमेशा पहले बातचीत से कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सुलझाना चाहता है। आप देखें भारत ने भी क्या किया। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 4 दिन के बाद पाकिस्तान ने प्रपोजल दिया कि सीज फायर कर ले, तो भारत ने भी कर लिया। तो हमेशा लोकतांत्रिक देशों, ईरान की जैसा नहीं है कि वहाँ एक ही आयतुल्ला है जो बोलता है वो होता है। वो नहीं होता है लोकतांत्रिक देश में। आप कहीं भी जाओ, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, भारत हो, तो अमेरिका
हमेशा चाहता है कि ये सेटलमेंट हो जाए, और मेरा ख्याल है सेटलमेंट हो जाएगा। आप बोलते हैं अमेरिकन आर्मी को क्या हुआ? क्या हुआ? 20 सोल्जर भी उसके तो नहीं मरे हैं इतने 3.5 महीने की लड़ाई में। इजराइल का तो कोई सोल्जर नहीं मरा है, इजराइल का कोई विमान नहीं गिरा है, 1800 सॉर्टी हुए उसमें से। तो इसी तरह ये देखना चाहिए कि ईरान की प्रजा की इसमें क्या बर्बादी हो चुकी है। बयानबाजी तो ईरान जो IRGC है बहुत करता है, लेकिन जनवरी फरवरी में ये वॉर शुरू हुआ, उसके पहले हजारों लोग वहाँ भी आए थे। देखो, भारत में एक कॉकरोच पार्टी वाले नौजवान आए तो मोदी जी ने अपने मिनिस्टर्स को भेजा, उन्होंने खुद बयान दिया और उनके साथ सलाह कर दिया। 4-5 आदमी को इंजरी भी हुई पुलिस में, तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका प्रोटेस्ट होता है। ईरान में क्या हुआ? कभी 42,000 लोगों को मशीन गन से उड़ा दिया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई उसकी बात नहीं करता है। आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो तो किसके ह्यूमन राइट्स की बात करते हो? अगर अमेरिका ने भी भरत जी बात की है, तो अमेरिका भी कहाँ उन तमाम चीजों को हासिल कर पाया है जिन उद्देश्यों के साथ वो उतरा था। वो उद्देश्य तो मेजर जनरल राजन कोशर अभी तक वैसे भी अमेरिका के पूरे नहीं हुए हैं। तो क्या फिर यही एक मुद्दा रह जाता है कि आप बातचीत के माध्यम से सब कुछ सुलझा लीजिए? बातचीत 28 फरवरी के पहले भी चल रही थी, 28 फरवरी के बाद भी चल रही थी, और एक बार फिर से अगस्त आते आते फिर वही बातचीत वाला सुर। जय हिंद मीनाक्षी जी, एक बैलेंस पर्सपेक्टिव में देता हूं, बिकॉज एक प्रो ईरान और प्रो US पर्सपेक्टिव के एक बीच का पर्सपेक्टिव में देना चाहता हूं। बिकॉज कोई भी लड़ाई आपकी जो एक तरफा नहीं होती, और जो लड़ाई के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिस ऑब्जेक्टिव से आप चलते हैं, और अगर वो आप उसको मुश्किल हो रहा है हासिल करना, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव बदलते रहते हैं। वो कोई ऐसा नहीं होता है लड़ाई में कि अगर जो मैंने एक प्लान बनाया है और मैं उस प्लान पे टिका रहूँगा। बिकॉज जब हम अपने ऑपरेशनल कैंपेन्स प्लान करते हैं तो हमारे प्लान्स टाइम के टाइम चेंज होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक हम बहुत बम्बास्टिक टाइप ऑफ प्लान अपना बनाते हैं, बहुत एक बड़ा प्लान एक्चुअली बनाते हैं, बहुत एम्बिशियस प्लान बनाते हैं, और जब हम ग्राउंड में उतरते हैं हमको ऐसा लगता है कि ये जो प्लान है काम नहीं करेगा, तो हम उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। अमेरिका के साथ यही हो रहा है। देखिए, एक बहुत एम्बिशियस प्लान था, चले थे रिजाइम चेंज करने, और बहुत सारी न्यूक्लियर को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, इनके रिचमेंट इसको जहाँ पे है हम उसको वहाँ पे ख़त्म कर देंगे। पर जैसे जैसे वो इस लड़ाई में घुसे हैं, इसको अमेरिका ने अपने प्लान्स बदले हैं। तो ये बोलना कि इसको अमेरिका ने कुछ हासिल नहीं किया, आई थिंक दैट विल बी अंडरस्टेटमेंट। बिकॉज जो नुकसान अमेरिका ने ईरान का किया है, जिस हिसाब से टारगेट्स आपके 4000 से ऊपर टारगेट्स को एड्रेस किया है, उनकी नेवल स्ट्रेंथ को कम किया है, मिलिट्री कैपेबिलिटी को कम किया है, तो वो भी आपको अपनी गणित में लेके आना पड़ेगा। बिकॉज इट इज नॉट अ वन साइडेड वॉर एज आई सी इट। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भरत ने जो बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि ये जो लड़ाई है, ये जो मसला है, ये मिलिट्री स्ट्रेंथ से सॉल्व नहीं होगा जी। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में भी आपने देख लिया, 4 साल लड़ ही रहे हैं अभी, बट वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, रिजॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा, और जहाँ पे जो अभी मुद्दे भी बदली हो गए। देखिए, एक टाइम पे हम न्यूक्लियर की बात करते थे, और हम इस मिसाइल्स की बात करते थे, और हम इनके प्रॉक्सीज की बात करते थे, लेबनान की बात करते थे। आज मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आके अटक गया। कोई उन चीजों के बारे में बात ही नहीं कर रहा है अभी। और जहां दुनिया भर के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बात... इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हो गया है, फिर बाबल मंडेव हो या फिर हम हॉर्मुज की बात करें। लेकिन विंग कमांडर आलोक सहाय जी, ठीक है, एक ना एक दिन तो रुकना पड़ेगा। अब रशिया यूक्रेन जिस तरीके से पिछले 4.5 साल से एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, ये युद्ध भी इसी तरीके से एस्केलेट होता रहेगा, या फिर सच में बातचीत के माध्यम से इसका कोई मसला निकलेगा, और वो भी मिड टर्म इलेक्शन के पहले पहले निकालना होगा?
मीनाक्षी जी नमस्कार। देखिए मेरा टेक इसमें यह है कि अमेरिका ने रणनीति के हिसाब से दो बड़े मिस्टेक्स किए हैं, कार्डिनल मिस्टेक्स। एक तो उनको ये नहीं पता था क्या कि ईरान के जितने भी मिसाइल्स है और ड्रोन है वो कहाँ रखे जाते हैं। आपने जैसे बोला ना कि यूक्रेन के युद्ध की जो है जैसे 4 साल तक चला, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो 1 महीने में युद्ध नहीं चलता, 1 महीने में युद्ध खत्म हो जाता अगर इनके मिसाइल्स और ड्रोन्स जो है वो इस तरह से अंडरग्राउंड नहीं होते और सुरक्षित जगहों पे नहीं रहते। तो ये युद्ध कब का खत्म हो गया था? युद्ध इसलिए नहीं खत्म हो रहा है, ईरान आज इसलिए ताकतवर बन के जवाब देने की स्थिति में है क्योंकि उसके सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स जो है वो सुरक्षित है। और ये स्थिति बनी रहेगी जब तक कि इसका काट अमेरिका और इजराइल के पास नहीं आता है। तब तक ईरान जो है एक पावरफुल देश के रूप में खड़ा रहेगा। आप कितनी भी बमबारी कीजिएगा, वो आपके ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन से आक्रमण करता रहेगा। आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप या तो वहां जगह खाली कर दीजिए, मिडिल ईस्ट से अपने एसेट्स को हटा लीजिए ताकि आपका नुकसान ना हो, तब वो नुकसान करेगा मिडिल ईस्ट के देशों का। और यही ईरान करना शुरू किया है। उसने बड़े क्लियर शब्दों में जो आराची हैं उन्होंने मीटिंग किया सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान के अपने काउंटर पार्ट से, और उन्होंने कहा कि मैं अब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आक्रमण करूंगा। अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण हुआ तो जितने तेल के कुएं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है सब पर आक्रमण करेगा ईरान, ये निश्चित है। उसने अपने रिजॉल्व भी दिखा दिए हैं। नेविगेशन और सैटेलाइट से मदद उसको इतनी सटीक मिल रही है कि उसका आक्रमण जो है वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड हो रहा है और सफल हो रहा है। ऐसे में अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो ईरान में किसी भी तरह से अभी समझौता करे, बात को रोके। और जैसा कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने बोला है, जो उन्होंने ट्रंप से बातचीत में बोला है कि अभी युद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है, पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा। अभी हमें ये ईरान पर दबाव बनाए रखे और दबाव बना रख करके वो स्क्वीज करने की कोशिश करेगा जितना ज्यादा से ज्यादा दिनों तक, और तब तक वो अपना जो स्टॉक पाइल है वेपन्स का वो बढ़ाएगा, उसको रिप्लेनिश करेगा। तो अमेरिका की रणनीति दो जगह पर गड़बड़ हुई है। एक तो इतनी बड़ी चूक कि आपके पास इतने हथियार ही नहीं थे। भाई आप ताइवान को बचाने का आप जिम्मा ले रहे थे, अगर ताइवान में लंबा युद्ध होता तब आपके स्टॉक्स कहां जाते? तो आपकी ये एक बहुत बड़ी रणनीति भूल है अमेरिका की। दूसरी बात कि अगर आपको रेजिम चेंज करना था ईरान में तो आपको पूरे ईरान पर बमबारी करने की जरूरत नहीं थी। पूरे ईरान पर बमबारी करने से क्या हुआ है कि ईरानी जनता को, किसी भी जनता को अहम होता, उसके पास अहम होता है कि उसके देश पर आक्रमण हुआ है, तो जितने भी विरोधी गुट होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं देश की रक्षा के लिए। एक देश को बचाने का एक जज्बा पैदा हो जाता है लोगों के बीच में, और इसीलिए वहां पर जितने विरोधी तत्व है वो दब गए। इनको ये चाहिए था कि सिर्फ टॉप लीडरशिप पर वो आक्रमण करते, उनको मारते और वेट करते, इंतजार करते कि ईरान में विद्रोही गुट जो है वो सामने आकर के खड़ा हो। ये इन्होंने नहीं किया। ये दो टैक्टिकल मिस्टेक अमेरिका के जिसका परिणाम आज अमेरिका भुगत रहा है। मीनाक्षी जी, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा होता भी है प्रोफेसर मनोज कुमार कि ईरान से एक डेलीगेशन चला जाता है, बातचीत के लिए तैयार हो जाता है, अमेरिका से भी एक डेलीगेशन आ जाता है, बातचीत के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन क्या ईरान फिर से वही भरोसा जता पाएगा या अमेरिका वही भरोसा जता पाएगा? दोनों के ही पाले में वही सेम गेंद है भरोसे की। देखिए मीनाक्षी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। दोनों देशों के बीच में आपसी ट्रस्ट की बहुत कमी है। और आप देख सकते हैं जो 14 दिन का जो शांति विराम का जो समझौता हुआ था और 10 दिन के पहले ही जिस तरीके से ब्रेक हुआ, वो मुझे लगता है कि वहीं से सारी चीजें गड़बड़ हुई। क्योंकि ईरान और खास करके IRGC इस चीज को जानता है कि जब वो US के साथ अगर वो शांति वार्ता करता है या अपने कंडीशन को लेके डाउन होते हुए दिखता है तो उसकी पकड़ वहां पे कमजोर होती जाएगी। और शायद इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से वहां पे जो IRGC ने जिस तरीके से कमान संभाला है, क्योंकि अभी तक वहां पे जो भी आप देख सकते हैं वहां के राष्ट्रपति और खास करके जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर, उनको लेके भी वहां पे जो सिविल सोसाइटी में जिस तरीके के विरोध दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं IRGC का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और हम सब जानते हैं कि IRGC एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है और उसने मुझे जो दिख रहा है तो आने वाले समय में न्यूक्लियर भी बनाएगा और उसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि देखिए आज के डेट में जो 450 kg जो यूरेनियम इनरिचमेंट की जो बात अमेरिका कर रहा था और उसने उसको शिफ्ट कर दिया, उसका कोई असर नहीं पड़ा। और जिस देश के पास टेक्नोलॉजी हो, साइंटिस्ट हो, तो कभी भी बना सकता है। उसके लगभग 12 से 13 ऐसे जो लोकेशन है जहां पे यूरेनियम है। तो इस चीज को, और आज आप जैसे अभी हमारे पूर्व के डिफेंस एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि सारा मुद्दा अब यूरेनियम को छोड़ के, रिजीम को छोड़ के स्टेट ऑफ हॉर्मस पे आ गया।
मैं जो पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि ईरान ने बड़ी चालाकी से अपना बैटल फील्ड पे, देखिए युद्ध में जब दो देश लड़ते हैं तो ये बैटल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन किसके पीछ पे जाके लड़ाई लड़ रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका कहीं से सफल होते हुए नहीं दिख रहा, और उसके पीछे ऑब्वियस है रसिया और चाइना ने नहीं, जिस लेकिन ये तरीके से आपने बिल्कुल उसको बहुत मदद बड़ी दे बात रहा कही है कि एक ना एक दिन तो आईआरजीसी इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाएगा, एनरिच्ड यूरेनियम से परमाणु हथियार भी बना लेगा। तो भरत भरे जी, फिर तो मुझे लगता है कि अमेरिका और 7वें आसमान पर गुस्सा लेकर के चला जाएगा। देखो, इजराइल भी उसमें शामिल होगा, क्योंकि ईरान ने क्या बताया है कितने सालों से, जब हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब आएगा तो हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो भी बिल्कुल चाइल्डिश स्टेटमेंट है, क्योंकि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, उसके पास भी सबमरीन है। अगर ईरान ने ऐसा किया और न्यूक्लियर वेपन किया, इस्तेमाल किया और इजराइल में बड़ी हानि हो गई, तो आप देख लीजिए ईरान भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये लोग जो बोलते हैं कि भगवान के नाम पर हम ये करेंगे वो करेंगे, ये मुल्ला लोग जो जुलूस निकालते हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, वो अपना लिमिटेशंस नहीं जानते हैं कि दूसरे लोग भी क्या करते हैं। अगर उन्होंने देखो अमेरिकी बेस ऊपर हमला किया न्यूक्लियर बॉम्ब से और कभी 10,000 20,000 अमेरिकी सिपाही मर गए तो क्या होगा? नेक्स्ट ईरान साफ हो जाएगा। तो ये ऐसे बयानबाजी करने से या भगवान के नाम पर हम वो करेंगे वो, उससे प्रॉब्लम सुलझ नहीं होता है। उसको बैठ जाना चाहिए और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। अब आप यूरेनियम की बात कर रहे हैं, ये यूरेनियम कहाँ है वो तो किसी को भी मालूम नहीं है। अगर जमीन के अंदर डटा है तो उनको बुलडोजर से उनको निकालना पड़ेगा और उसका वॉरहेड बनाना पड़ेगा और वॉरहेड मिसाइल पर डालना पड़ेगा। वो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, देखो आसमान से सैटेलाइट है, उसके पर निगरानी रख सकते हैं कि ये यूरेनियम का क्या कर रहा है। और जो पिकाक्सी माउंटेन है जहाँ अभिशंका है कि वहाँ भी उन्होंने लगाया होगा यूरेनियम, तो उसके पर भी बमबारी हो सकती है। तो ऐसे तो नहीं है कि अमेरिका सब तो ईरान बार-बार का ही यही कहता है विजय कि होगा। वो परमाणु हथियार तो नहीं बनाने देगा। सर माफी चाहती हूँ, बीच-बीच में टोकना पड़ता है क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। सबकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर जनरल राजन कोचर जी, अब अमेरिका अगर हाथ बढ़ाने का प्रयास ईरान की तरफ कर रहा है तो अभी भी सवाल तो वही कि मुस्तफा खामनेई आखिरकार कहाँ है? ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। आई थिंक ये तो मुस्तफा को ही पता है वो कहाँ पे है। बिकॉज अभी देखिए पेजेश्कियान भी मिलने के लिए पिछले दिनों गए, लेकिन ना उन्होंने शक्ल देखी ना सूरत देखी, बस एक आवाज सुनी। हाँ, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे लेके जाना। देखिए, अगर आपके जहन में है कि लोगों को शक है कि मुस्तफा इस दुनिया में नहीं है या बहुत सीरियसली इल है, और एक खबर आई थी बीच में कि वो चाइना उनको भेज दिया गया, उससे पहले खबर आई थी कि रशिया उनको भेज दिया गया, तो इस तरीके की अटकलें अगर मीडिया में आने लग जाएंगी तो एक वीडियो क्लिप मुस्तफा का जो अपने देशवासियों को एड्रेस कर रहा हो, वो ज़रूरी हो जाता है इस नैरेटिव को सेट करने के लिए। और ये सेट इस नैरेटिव को कहीं पर भी मैं देखता नहीं हूँ, और इसीलिए हम चैनल पर डिस्कस करते हैं कि मुस्तफा कहाँ है और इसको आईआरजीसी को कौन कंट्रोल कर रहा है। बिकॉज आज की डेट में मुझे लगता है ये आईआरजीसी का जो कमांडर है वही उसको कंट्रोल कर रहा है। बिकॉज जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं और पेजेश्कियान को साइडलाइन किया जा रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी साइडलाइन किया जा रहा है, और खालिबा को भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, और जिस टाइप की इसकी मीडिया कवरेज आ रही है, और स्पेशली अगर आप इसको वेस्टर्न मीडिया में देखें तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की चर्चा है। बिकॉज वहाँ पे नैरेटिव एक वेस्टर्न ओरिएंटेड चलता है, उसमें ये चीज़ साफ इसको नज़र आती है। तो ये आपका सवाल बहुत जायज़ है, और अगर इसको रिकॉर्ड अगर हमको सेट राइट करना है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मुस्तफा का कहीं ना कहीं पे प्रूफ सामने आए कि वो अभी भी एक अच्छी हेल्थ स्टेट में है, एक अच्छे मेंटल स्टेट में है। और आपको अगर याद होगा कि जब फ्यूनरल हुआ था, फ्यूनरल में जब इतने सारे हेड ऑफ स्टेट्स आए थे, जब आयतोल्ला का हुआ था, उस टाइम भी
कोई भी ऐसी वीडियो क्लिपिंग मैंने नहीं देखी जहाँ पे ये लीडर्स मुश्तबा से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है और इसीलिए आपका जो क्वेश्चन है और ये इसका जो प्रूफ मांगना वो जायज़ कई बार तो सर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। जैसे शुरुआत में खबरें आई थी कि आयतुल्लाह अली खामनेई मरे नहीं है, फिर मुस्तफा खामनेई कहाँ है, तो कई बार ये भरोसा कर पाना मुश्किल हो जाता है कि मुस्तफा खामनेई जिंदा भी है या सिर्फ एक कैरेक्टर कर दिया गया है कि अमेरिका बस भरोसा करके बैठा रहे। हालांकि अमेरिका भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि सिर्फ बातों पर भरोसा करेगा, लेकिन विंग कमांडर आलोक साय जी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बात भरोसे की है, हाथ मिलाना है तो किससे मिलाना है, ना अमेरिका ये तय कर पा रहा है और ना ही ईरान ये तय कर पा रहा है। अमेरिका का जो डेलीगेशन आता है उसमें पॉलिटिकल लोग से ज़्यादा बिजनेस पीपल होते हैं, और यहाँ से जो डेलीगेशन जो आता है ईरान से, उसे वो पॉलिटिकल मानने से इनकार कर देते हैं। मीनाक्षी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि ईरान में निर्णय कौन ले रहा है। वो पर्दे के पीछे से निर्णय लिया जा रहा है। जो भी बातचीत के लिए आता है वो सिर्फ मोहरा होता है। और अभी तो खबरें आ रही हैं कि पेजेश्कियान और आरागची को साइडलाइन करने की बात की जा रही है। हो सकता है कि इनमें से एक दो लोग चले भी जाएं सत्ता से। अभी देखिए होगा क्या मीनाक्षी जी, मैं अपना अंदेशा बता रहा हूं कि अभी अमेरिका को हर हालत में युद्ध को रोक के रखना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। अगर युद्ध होगा तो सिर्फ थोड़ा सा एक आक्रमण होगा बड़ा वेव का। अगर ऐसी खबरें आएंगी कि ईरान जो है वो संवर्धित यूरेनियम से एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उन पहाड़ियों पर एक सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड वहीं पर आक्रमण हो सकता है भविष्य में। नहीं तो नवंबर तक मैं मानता हूं कि ये ट्रंप और अमेरिका इसको खींच करके ले जाएंगे और कोई बड़ा युद्ध अभी नहीं करेंगे। लेकिन एटम बम बनाने के मसले पर अमेरिका हो सकता है कॉम्प्रोमाइज न करे, और इजराइल तो नहीं ही करेगा हर हालत में। हो सकता है इजराइल दखल अंदाजी दे दे। तो अभी ये समझौता जो हो रहा है, ये समझौता सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए होगा। इससे हमें ये नहीं मानना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में शांति हो जाएगी या ईरान युद्ध में शांति हो जाएगी। ये तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहेगी और एक दूसरे के ऊपर घात लगाने का मौका ये दोनों खोजते रहेंगे। और अमेरिका तो निश्चित रूप से, अमेरिका और इजराइल ईरान को एटम बम नहीं बनाने दे इसका प्रयास करेगा ही करेगा। और इस प्रयास के चक्कर में एक आध वेव ऑफ अटैक फिर ईरान के ऊपर निकट भविष्य में हो सकता है। जी हाँ। तो सर अभी मतलब ये इंतजार और थोड़ा सा करना पड़ेगा विंग कमांडर कि अमेरिका क्या कदम आगे उठाएगा या फिर ईरान उसके एवज में क्या जवाब देगा। जी देखिए, अब ये होता है कि उस आक्रमण का स्वरूप क्या होगा। अमेरिका ये चाहेगा कि वो ये दिखाएगा कि ये वन ऑफ अटैक है, सिर्फ हमने एक जगह किया है। बदले में ईरान भी बदले में आक्रमण करेगा अमेरिकन सेंटर्स पे और कुछ अमेरिका का नुकसान भी होगा, लेकिन वो नुकसान सहने को तैयार हो जाएगा, लेकिन एटम बम बनाने नहीं देगा। इस पर वो क्योंकि कई बार कमिट कर चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप भी, और इजराइल के भी उसके अस्तित्व का प्रश्न है। इसलिए इजराइल भी, अगर अमेरिका पीछे हट जाएगा तो इजराइल नहीं पीछे हटेगा। इसलिए एक वेव ऑफ आक्रमण तो होगा ही। जी हाँ, ठीक है, मतलब अब देखना होगा कि आगे क्या स्थिति बनती है। लेकिन भरत भाई जी, क्या अमेरिका सच में बातचीत के लिए अब आगे बढ़ जाएगा इतनी तमाम चीजों को करने के बाद, क्योंकि अमेरिका के लिए भी ये थोड़ा सा मुश्किल भरा हो रहा होगा। उसका सेटलमेंट एक साइड बिल्कुल सरेंडर करे या बातचीत करे और कॉम्प्रोमाइज करे। तो मेरा ख्याल है ईरान भी 9 करोड़ लोगों का देश है। ऐसा नहीं है कि उसके पर छोटा है कि तुम वहाँ बैठ जाओ और उसके पर कब्जा कर लो। तो कभी कहीं ना कहीं एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर का मैटर अभी तो उन्होंने सेटल कर दिया है, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे डटा है। हुथी, हमास, हज़बुल्लाह वो तो काफ़ी ख़त्म हो हुए हैं और इजराइल उसका मामला कर देगा। जो तीसरा मामला है मिसाइल्स का, ईरान का जो स्टॉक है मिसाइल्स का वो कम हो रहा है। हाँ, अभी कितने हैं उसको तो किसी के मालूम नहीं, लेकिन उसका जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो केमिकल्स चाहिए, जो स्टील चाहिए, उसके जो प्लांट है उसको तो तबाह कर दिए हैं। तो नया मिसाइल बनाना उनके लिए बहुत तकलीफ है। हाँ, चाइना से आ सकते हैं, रशिया से आ सकते हैं, लेकिन रशिया के पास खुद मिसाइल्स नहीं है। तबाही लाने के लिए मिसाइल्स तो कहीं से भी ले आएंगे, लेकिन हाँ, दुनिया भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द शांति लेकर के आए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है। रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।